सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी की एडिटोरियल क्लास में। 2 दिनों से क्लास में ब्रेक आ रहा था क्योंकि एडिटोरियल्स पब्लिश ही नहीं हुए। संडे को भी छुट्टी थी और मंडे को भी इस बार दशहरा के कारण एडिटोरियल पब्लिश नहीं हुआ था। शुरू करेंगे आज अपनी क्लास को क्लीनिंग द एयर नाम के इस आर्टिकल से। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल है। द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन द पुअर एयर क्वालिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत की हवा की क्वालिटी बहुत खराब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आज के एडिटोरियल की खास बात यह है, आप इसमें इतनी सारी वोकैब सीखने वाले हो जो आपको सीखने में 1 वीक लगता है। आपको मैं दिखाऊंगा जगह जगह बहुत सारी इडियम्स, फ्रेजेस और वोकैबुलरी वर्ड्स आप मेरे साथ देखेंगे। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। पूरे फोकस से पूरी वीडियो को एक सेटिंग में देखना। कह रहे क्लियरिंग द एयर। अब इस फ्रेज के 2 मतलब होते हैं। पहला तो जो सीधा सीधा है, क्लियर करना हवा को साफ करना है ना। क्लियरिंग द एयर मतलब हवा को साफ करना। देखो ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। अगर आप सीधा सीधा मीनिंग निकालो, अगर इसका इडियोमेटिक मीनिंग निकालूं, है ना, इडियम की फॉर्म में, उसका मतलब होता है किसी मुद्दे पे सफाई देना। जब आप क्लियर द एयर करते हैं, अपने आसपास के डाउट्स, सस्पिशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज और जो एप्रीहेंशंस होते हैं ना, उनका जवाब देते हैं। तो अपने देखेंगे ये फ्रेज कैसे बना है। पहले आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्लियर करना है एयर को, हवा को साफ करना है या फिर सभी डाउट्स को दूर करना है। अब कौन से डाउट्स हैं? ऑन ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म ऑन इंडिया एयर क्वालिटी। कह रहे बात हो रही है ट्रम्प के उस क्रिटिसिज्म की, उस आलोचना की जो इंडिया की एयर क्वालिटी के लिए, भारत की हवा की क्वालिटी की बात हो रही है। अब आ जाओ क्लियरिंग द एयर पे, इसको कैसे यूज किया जाता है। देखो एयर और क्लियर, इन दोनों वर्ड से बनने वाले सारे इडियम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब एक काम भी कर सकते हैं, जो आपको आते हो पहले खुद से ट्राई कर लो, है ना, फिर मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेंगे जिंदगी भर। ये क्लियर द एयर, वॉक द एयर, अप इन द एयर, इन द एयर, अज्यूम एयर, ये सब होता क्या है ना। चलो देखो, क्लियर द एयर का मतलब होता है, मान लो आप 4-5 दोस्त हो, आपस में कोई बातचीत हो गई। और बातचीत के बाद क्या है, सबको एक दूसरे पे शक हो रहा है या एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब उसमें से आप में से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने सारी बात को क्लियर किया, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। वो बंदा जो खड़ा होकर के बात करेगा ना, ऐसे ही सारे डाउट्स को दूर करेगा, सफाई देगा, दैट पर्सन, उसका जो एक्शन है वो होगा क्लियर करने का एयर को। समझ गए ना। टू रिमूव डाउट्स और टू ब्रिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कहीं से रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना, जो बता रहा हूं सीधे सीधे समझ जाओगे आप, है ना। आसपास की हवा गंदी, आपने क्लियर कर दी, डाउट्स को, सॉल्यूशंस को ले आए, डाउट्स को दूर करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आए। ठीक है ना। चलो, टू वॉक और फ्लोट ऑन द एयर, हवा में उड़ना। हिंदी में बोलते हैं अपने जो पाँव है आसमान के अंदर है ना, आसमान में उड़ रहा है। टू वॉक और फ्लोट ऑन द एयर का मतलब ये होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अब देखो एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए यहीं से एक वर्ड को बांध लो, जगह जगह आपको मिलेगा। उस वर्ड का नाम होता है एक्सटेटिक। ठीक है ना, एक्सटेटिक। जब आप एक्सटेटिक होते हैं ना, आपके पांव जमीन पे नहीं होते, समझ गए ना। बहुत आप खुश होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, और आप वॉक और फ्लोट ऑन द एयर भी कर रहे होते हैं। अब आ जाओ अप इन द एयर और इन द एयर। इसमें बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। अप इन द एयर का मतलब होता है हवा हवाई। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूं, टू हैव समथिंग अनडिसाइडेड। ठीक है। ऑल अवर प्लान्स आर अप इन द एयर। हमारे अभी भी सारे के सारे प्लान्स हवा हवाई हैं, बातें हैं, बातों के पुलिंदे हैं, कोई प्लान बना नहीं है ना। ऑल अवर प्लान्स आर हवा हवाई और अप इन द एयर। ध्यान रखना, बस अप इन द एयर में अप लगेगा। अगर मैं इस अप को निकाल दूं तब बन जाएगा इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है, सोच के बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अप इन द एयर में से आप निकाल दो तो क्या बचेगा। चलो, आपने एक फ्रेज सुना होगा, लव इज इन द एयर। यहां से इसको गांठ मार लेना, इस वाले की, है ना। लव इज इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है, इन द एयर का मतलब होता है ऐसा माहौल है आसपास, जब आसपास कपल्स ही कपल्स हैं, है ना। आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं लव इज इन द एयर, या बोल सकते हैं रोमांस इज इन द एयर। तो इन द एयर का मतलब होता है आसपास की हवा कैसी है, मूड कैसा है। अगर कोई ऐसी जगह पे हो जहां पे बहुत बिजनेस हो रहा है, बहुत ट्रेड हो रहा है, आप बोल सकते हो बिजनेस या मनी इज इन द एयर।
समझ गए ना, जो भी काम आसपास के लोग कर रहे हैं मेजॉरिटी के अंदर, उस काम को आप इन द एयर बता देते हैं। समझ गए ना, माहौल कैसा है, माहौल। अगला देखो अज्यूम एयर, इसमें गलती ही होती है, इसके आगे हमेशा ऐसा लगता है। अज्यूम एयर्स का मतलब होता है टू, दिखा देता हूं, टू शो एक्सट्रीम प्राइड, बहुत ही ज्यादा प्राइड दिखाना। अगर आप अज्यूम एयर्स करते हैं ना, आप अपनी नाक ऊंची कर लेते हैं और बड़ी बड़ी करके उसमें नाक को बड़ा करके ना अपनी जो सिकोड़ करके क्या करते हैं आप उसको, कोई आदमी बहुत ज्यादा अकड़ता है तो उसके लिए आप करते हैं अज्यूम एयर्स कर रहा है। समझ गए ना, आप अपने आसपास की एयर्स को अज्यूम कर लिया आपने, मैं बहुत बड़ा कहीं का राजा हूं, एक्सट्रीम प्राइड अपना दिखाते हो। इसके लिए एक वर्ड होता है वैनिटी, एक्सट्रीम प्राइड के लिए अपने पास एक वर्ड है वैनिटी। चलो आ जाओ, अब देखो क्लियर द एयर से क्लियर द डेक भी बनता है, क्लियर द डेक्स, इसका मतलब होता है टू क्लियर द वे फॉर समथिंग। क्लियर द डेक का मतलब क्या है, किसी चीज का रास्ता साफ करना। डेक का मतलब होता है जहां पे जहाज आते हैं ना बंदरगाह पे, वो जगह को बोलते हैं डेक। जब आप क्लियर द डेक बोलते हैं करते हैं तो किसी दूसरे नए जहाज के आने का आप इंतजाम कर देते हैं, रास्ता उसके लिए साफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ लास्ट में, स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, किसी चीज से कीप अवे करना। स्टीयर क्लियर ऑफ होंगे ना, आप उससे हमेशा दूर रहेंगे, एक कदम नहीं कई कदम। समझ गए, स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, हमेशा एक कदम, दो कदम, पांच कदम किसी चीज से दूर रहना। आई स्टीयर क्लियर ऑफ एल्कोहल, मैं हमेशा शराब से दूर रहता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना इसमें ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं है, ओ एफ वाला ऑफ है। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे फ्रेज हो गए, एक साथ एक जगह नोट करो, हमेशा याद रहेंगे अगर आप इनको एक दो बार रिवाइज करते हैं। ये आज का आपका क्विज है, बढ़िया लेवल का क्विज है, 5 क्वेश्चंस हैं। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर आप कमजोर लड़के हो तो नहीं कर पाओगे एक भी क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में भी फेस करने वाले हो। डिस्करेज नहीं होना, सीखना है। वीडियो को अगर सीटिंग में एक में देखा, जो पूरे फोकस के साथ एक एक क्वेश्चन को एक एक लड़का और एक एक लड़की सॉल्व करने में एबल होगी। चलो लास्ट में करवाऊंगा लाइव, है ना, आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्विज का, है ना, करके देख लेना, लास्ट में लाइव करवाऊंगा ताकि आपको कोई कमी मालूम चले। कह ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म मे बी ग्रेचुइटस बट इंडियाज एयर क्वालिटी नीड्स अर्जेंट अटेंशन। कह रहे ट्रंप का जो क्रिटिसिज्म है, ट्रंप ने जो आलोचना कर दी है, कह रहा हो सकता है वो ग्रेचुइटस हो सकता है वो बिना बात की हो सकता है वो अननेसेसरी हो सकता है उसको नहीं भी करता तो भी काम चल जाता। समझ गए ना, ट्रंप का क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी नहीं था, ग्रेचुइटस था। लेकिन इंडिया की जो एयर क्वालिटी है ना, जिस बात की ट्रंप ने आलोचना की इंडिया की हवा की क्वालिटी की, उसको जरूरत है अर्जेंट अटेंशन की, फटाफट से सबके फोकस की। तो ट्रंप ने क्या बोल दिया, इंडिया और चाइना की हवा बहुत गंदी है। अब देखो मोदी का दोस्त है, फिर भी इसने बात बोल दी वहां पे, तो कह रहा है ये बात इसको बोलनी नहीं चाहिए थी, है ना, क्योंकि ट्रंप के भी काम बहुत गंदे किए हुए हैं एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न्ड। तो कह रहा है इंडिया पे ये जो क्रिटिसिज्म लाया ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है ट्रंप का। लेकिन फिर भी इंडिया को अपनी एयर क्वालिटी को देखना ही पड़ेगा, अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। जो ट्रंप ने बोला, हालांकि वो बोलने का हकदार नहीं है, पर जो बोला वो सही बोला है। समझ गए, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट है आपका क्रिटिसिज्म, ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म। वर्ब आपकी मे बी, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, जैसे इस केस में एडजेक्टिव पड़ा था, तो आप बीच में बी नाम की स्टेपनी को रखेंगे। मे, कुड, वुड, शुड, माइट, कैन, है ना, सबकी सब मॉडल्स के बाद में ये रूल हमेशा फॉलो होता है। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में मार्क्ड है हर रोज की तरह। अगर अभी अभी चैनल पे आए हो तो बता देता हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं। एक समरी आपको दे देता हूं ताकि आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले अगर आप मेंबर हैं तो मेंबरशिप वाली स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जाकर के चैनल पे होम पेज से बैंक्स वाले बैंक की वीडियो, एसएससी वाले एसएससी की प्लेलिस्ट में अपनी अपनी वीडियोस को देखें। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल वीडियोस आपको मिलती हैं। जैसे ही आप प्रेस करोगे ना, एक वीडियो यहाँ पे चलेगी, वो आपको समझाएगा कि क्या क्या आपको मेंबरशिप में मिलता है। तो ये वही कंटेंट है जो 2000 रुपये देकर के आप बाजार से लेते हो, उसको टोकन अमाउंट में 20-50 रुपए के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ज्वाइन कीजिएगा जिनको करना है। देखो समरी आज की, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इसने अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ऐसा बोल दिया कि इंडिया और चाइना, इन दोनों की एयर क्वालिटी बहुत खराब है और यही दुनिया भर में पोल्यूशन कर रहे हैं। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो ट्रंप ने क्रिटिसिज्म किया गलत। क्यों गलत किया, क्योंकि ट्रंप की जो खुद के एक्शंस हैं उन्होंने दुनिया में बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग लाई है। ट्रंप ने अमेरिका को कई ग्लोबल वार्मिंग वाले प्रोटोकॉल से, एग्रीमेंट से बाहर खींचा है। तो कह रहे ये खुद ही गलत आदमी है जो कि ऑलरेडी दुनिया में इतना पोल्यूशन ला रहा है, अमेरिका को
अपने जो है ना गलत मूव से। तो कह रहे इसका कहना जायज नहीं था, लेकिन जो इसने बात कही ना उस बात पे हमें अमल लाना चाहिए। इसकी जो बात है कि इंडिया की एयर क्वालिटी खराब है वो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है एयर क्वालिटी को अर्जेंट अटेंशन देनी है, लेकिन ट्रंप जैसे आदमी के मुंह से ये बात नहीं आनी चाहिए थी। समझ गए ना, बस यही समरी है इसकी। अच्छा, समरी को डालेंगे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आज की टोन है सेल्फ रिफ्लेक्सिव, या आप इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं अपनी कमियों को गिरेबान में, इंट्रोस्पेक्टिव। शुरू करें। कह रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स scathing description of India's air as filthy may have come as an embarrassment for the government, but it has not provoked a fierce nationalistic backlash in response to a foreign leader's insult. कह रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्कैथिंग डिस्क्रिप्शन आया ना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही आलोचना भरा, बहुत ही हार्श, क्रिटिकल या कॉस्टिक डिस्क्रिप्शन आया। डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज का वर्णन, हिंदी में बोलते हैं वर्णन, है ना, या आप ऐसा बोलते हैं परिभाषित करना, परिभाषा देना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है इंडिया की एयर की, और कैसी दी है, फिल्दी, इंडिया की एयर को खराब बताया है ना, डर्टी बताया। कह रहा है ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, हो सकता है ये आया हो, मे हैव कम, और कैसे आया हो, एक एम्बेरसमेंट बन के, एक शर्मनाक बात बन करके, किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट, हमारी सरकार के लिए। कह रहा हो सकता है सरकार के लिए एम्बेरसमेंट हो, लेकिन बट इसने नहीं प्रोवोक किया है, इसने बिल्कुल भी नहीं उकसाया है किसी भी राष्ट्रवादी बैकलैश को, किसी भी अंधभक्त की उस प्रतिक्रिया को जो आती है रिस्पांस में, जो आती है जवाब में एक फॉरेन लीडर की इंसल्ट के। तो जब जब कोई फॉरेन लीडर किसी कंट्री को क्रिटिसाइज करता है तो उस कंट्री के लोग, जो नेशनलिस्टिक लोग होते हैं ना, वो उस फॉरेन लीडर के सामने खड़े हो जाते हैं। कह रहा है इस बार ट्रंप के सामने एक भी आदमी इंडिया के अंदर खड़ा होकर के नहीं बोला कि आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे। समझ गए ना। तो इट हैज नॉट प्रोवोक्ड अ फियर्स नेशनलिस्टिक बैकलैश। अब वर्ड्स देख लेते हैं इसमें। देखो ट्रम्प की डिस्क्रिप्शन है हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है मे हैव कम। इट हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, बट कंजंक्शन के बाद इसकी वर्ब है हैज नॉट प्रोवोक्ड। अगर आपने ये पकड़ा उसके बाद ये सेंटेंस बहुत ईजी है। अगर आपने ये नहीं पकड़ा तो मुझे नहीं लगता ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब कौन और किसके क्या है ना। तो ये सबसे जरूरी चीज है, यही पकड़ना। अब देखो दूसरे वर्ड्स। स्कैथिंग एक एडजेक्टिव है, क्रिटिकल हो, हार्श हो, कॉस्टिक हो या सीरिंग हो। बहुत ही ज्यादा रफ होता है ना कोई चीज, क्रिटिकल होती है, बहुत ही ज्यादा आलोचना भरी होती है, उसको कहते हैं स्कैथिंग। ये सीरिंग वर्ड को नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसको कहते हैं सीरिंग। अच्छा दूसरा वर्ड फियर्स। फियर्स होता है ब्रूटल, एकदम निर्दयी, सैवेज, क्रूअल, मर्सीलेस, रिलेंटलेस, सबका मतलब होता है फियर्स, है ना। बैकलैश का मतलब होता है हार्श रिएक्शन, रिटेलिएशन या रेपरकशन। रेपरकशन की स्पेलिंग को खास ध्यान दें, बहुत बार पूछी हुई स्पेलिंग है, इसको एक बार याद कर लें, ये स्पेलिंग आएगी और बहुत बार आप देखोगे कई एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है ना। रेपरकशन, बैकलैश या हार्श रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकलैश को याद करना है, याद करवाऊं। देखो लैश मतलब कोड़ा, बैक मतलब पीछे। किसी ने आपको मारा, आपने अपना कोड़ा, अपना हंटर हाथ में उठाया, पहले तो उसको पीछे खींचोगे फिर सामने वाले को मारोगे ना। तो आपने पीछे जो लैश को खींचा है ना, वो आपका एक रिस्पॉन्स है, वो आपकी एक प्रतिक्रिया है। तो बैकलैश यही होता है, जब अपने लैश को आप पीछे खींचते हो, सामने वाले पे वार करने के लिए एक हार्श रिएक्शन देते हो, रिटेलिएशन देते हो, जवाबी हमला करते हो, उसी को कहते हैं बैकलैश। ऐसे याद करो, जिंदगी भर याद रहेगा। चलो केरल लुकिंग एट द worsening pollution in the northern parts of the country, triggered by stubble burning and later the Dussehra festivities, even Mr. Trump's critics found no cudgels to pick up, while others readily agreed with him. करे देखते हुए, लुक एट करते हुए, किसको भाई, वर्सनिंग, खराब होते हुए पोल्यूशन को। अच्छा कहाँ पे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, है ना, उत्तरी भारत में। अच्छा कौन सा पोल्यूशन है, जो कि ट्रिगर्ड बाय है, जिसको उकसाया गया है स्टबल बर्निंग के द्वारा। वो जो किसान जलाते हैं अपनी फसल को, बची कुची को, स्टबल बर्निंग बोलते हैं उसको ना। तो जो कि ट्रिगर्ड बाय है, उकसाया गया है इस गलत काम के द्वारा, स्टबल बर्निंग के द्वारा। और बाद में किसके द्वारा, दशहरा की फेस्टिविटी के द्वारा, है ना। रावण वावन भी लोगों ने जलाया होगा, खूब पोल्यूशन हुआ होगा। तो कह रहे इस एयर पोल्यूशन को देखते हुए ना, कह रहे यहां तक कि ट्रंप के जो क्रिटिक्स थे उनको भी कोई कजल नहीं मिली पिकअप करने के लिए, उनको भी कोई बहाना नहीं मिला इस चीज को अपोज करने के लिए, जबकि दूसरे रेडिवली एकदम तैयार होकर के अग्री हो गए उसके साथ। होता क्या है,
जब भी कोई बड़ा नेता होता है ना, वो गलत बात करता है कोई, तो कुछ लोग उसके साथ में होते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ में होते हैं। कह रहे पर इंडिया की हवा इतनी खराब हो चुकी है, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ट्रंप के जो क्रिटिक्स थे, उसके जो खिलाफ थे ना, उन्होंने भी कोई मौका नहीं मिला उनको कि ट्रंप की बात को हम काट सकें। और जबकि जो उसके खिलाफ नहीं थे वो तो फटाफट अग्री हो गए, बोले भाई ट्रंप जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही है। समझ गए? आ जाओ इसमें देखने वाली चीजें। लुकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ट्रिगर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं ट्रंप के क्रिटिक्स को, ठीक है ना। लुकिंग देखते हुए इस चीज को, जो कि ट्रिगर्ड बाय है, इस चीज से ट्रंप के क्रिटिक्स ने फाउंड किया नहीं किसी भी कजल को। अब आ जाओ इस कजल नाम के वर्ड को, इसका मतलब क्या होता है। देखो, कजल का मतलब होता है बैट, एक बहुत ही बड़ा, वो हनुमान जी लेके घूमते थे ना गदा, उसको कहते हैं कजल। समझ गए ना। अगर आप टेक अप द कजल करते हैं ना, तो या तो आप फाइट करते हैं किसी के अपोजिशन में या किसी के डिफेंस में। समझ गए ना। टेक अप द कजल का मतलब यही होता है हथियार उठा लेना, चाहे तो किसी के डिफेंस में चाहे किसी की अपोजिशन में। समझ गए, टू टेक अप द कजल। अब देखो, टेक अप द कजल जो है, इससे मिलने जुलने वाले और भी फ्रेज हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सबको लिख दिया। टेक अप द हैचेट, बैरी द हैचेट एंड टेक अप द गॉन्टलेट। चारों को एक साथ देखते हैं। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अगर आप टेक अप हैचेट कर रहे हैं ना, तो मतलब है दुश्मनी मोल लेना। समझ गए। कुल्हाड़ी हाथ में लेने का मतलब क्या है, किसी को काटने जा रहे हो आप, दुश्मनी बना ली आपने किसी से, उसको निभाओगे जाकर के, दुश्मनी मोल ले रहे हो, टेक अप द हैचेट। अब देखो दूसरा वर्ड बैरी, इसको बैरी बोलते हैं, मतलब गाड़ना। अगर आप बैरी द हैचेट कर रहे हैं ना, तो पुरानी दुश्मनी को बुलाना। भाई जो बैचेट को आपने, जो हैचेट को टेकअप किया, हाथ में लिया, उसी को आप बैरी कर रहे हो, उसी को दबा रहे हो जमीन में, तो पुरानी दुश्मनी को भुलाना। तीसरा देखो, टेक अप द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब होता है ग्लव्स। अगर आप ग्लव्स को टेकअप कर रहे हो ना, तो यू आर थ्रोइंग, सीधा लिख देना, टू थ्रो अ चैलेंज। दस्ताना हाथ में लिया, ग्लव पहना और बोला भाई आ जाओ, कौन मुझसे लड़ेगा। टेक अप द गॉन्टलेट टू थ्रो अ चैलेंज। तो ये टेक अप से ही बनते हैं, कजल, हैचेट, बैरी द हैचेट और टेक अप द गॉन्टलेट। चारों को याद रखना, एक जैसे ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडियम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मिलती जुलती हैं और मिलते जुलते कारण एक दूसरे से इंटरचेंज होकर एग्जाम में आ जाती हैं। आपको सही एडियम को चूज करना होता है। यहाँ पे टेकअप हैचेट की जगह टेकअप गॉन्टलेट लिख दूंगा तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। चलो, कह द यूएस प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स आर ऑफ कोर्स ग्रेचुटस कंसिडरिंग दैट ही हैज स्पेंट हिज टर्म dismantling many environmental regulations, including those relating to pollution and emissions from coal plants and automobiles। कह रहे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट का जो रिमार्क्स है, इस डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है ना, ये सारे के सारे रिमार्क्स ऑफ कोर्स बिना किसी डाउट के ग्रेचुटस हैं, नीडलेस हैं, है ना। इसके रिमार्क्स बिल्कुल भी जायज नहीं है इस आदमी के मुंह से। अच्छा क्यों? कंसीडर करते हुए, इस चीज को देखते हुए, दैट वो ये कि उसने स्पेंड किया है अपनी खुद की टर्म को, कार्यकाल को डिसमेंटल करते हुए, तहस नहस करते हुए बहुत सारी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को। इसने अपने खुद का टाइम ही ऐसे बिताया जिसमें इसने कई सारे पर्यावरण रिलेटेड रूल्स को इसने खुद ने तोड़ा है ना। कह रहे जिसमें शामिल है वो वाले जो कि रिलेटिंग टू हैं, जो कि सीधे सीधे जुड़े हैं पोल्यूशन से और एमिशन से। एमिशन मतलब गैसेस का निकलना, है ना, गैसेस के निकलने से। और कहां से? कोल प्लांट से और ऑटोमोबाइल से। तो कह रहा ऐसे इसने बहुत सारे खुद ही एनवायरमेंटल रेगुलेशन को ट्रंप ने ब्रेक किया। अब देखो आगे बताएगा। कह रहा हिज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो इनकॉन्ग्रुएंट एज दे हैव प्लेज्ड टू इंप्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट व्हाइल मिस्टर ट्रंप हैज पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द पैक्ट। अब देखो आगे कह रहा है उसका जो क्रिटिसिज्म है इंडिया और चाइना का, ये भी बिल्कुल संगत नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है, ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि ये जो दे है ना, इंडिया और चाइना दे, ये प्लेज कर चुके हैं, ऑलरेडी शपथ खा चुके हैं इंप्लीमेंट करने की, अमली जमा फैलाने की पेरिस एग्रीमेंट को। जबकि ट्रंप वो आदमी है जो खींच चुका है अमेरिका को बाहर इसी पेरिस एग्रीमेंट नाम के पैक्ट से, जो है इसकी संधि से। देखो समझ के, सेंटेंस लंबा है ना, मेरे ख्याल से एक बार रिपीट करना बनता है क्योंकि ये 2 सेंटेंसेज है। 10-15 सेकंड लो, फिर मैं इसके अंदर की चीजें बताता हूं। इसके जो रिमार्क्स हैं वास्तव में नीडलेस है। इस चीज को देखते हुए ज्यादातर वक्त इसने स्पेंड किया अपनी टर्म का तहस नहस करते हुए एनवायरमेंट की रेगुलेशंस को। किसने? इस ट्रंप नाम के आदमी ने। कह रहे वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जिसमें शामिल हैं सीधे सीधे जुड़ी हुई पोल्यूशन से और एमिशन से, गैसों के उत्सर्जन से, कोल और
कोल प्लांट और ऑटोमोबाइल से। अब दूसरी बात क्या करें, उसका जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है इंडिया और चाइना की, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो वो कंट्री हैं जो ऑलरेडी कसम खा चुकी हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे पेरिस एग्रीमेंट को, जबकि ये ट्रंप वो आदमी है जो ऑलरेडी खींच चुका है इसी पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर। तो सारे काम तो तुम्हारे उल्टे, लास्ट में गाली इंडिया और चाइना को। हालांकि पढ़नी चाहिए पर ट्रंप के मुंह से नहीं, समझ गए ना। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको ग्रामर जो ना वोकैबुलरी बता देता हूँ। डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक डाउन करना, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको कहते हैं डिसमेंटल। शैटर करना, शैटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, शैटर। चलो, और दूसरा वर्ड कौन सा आया, इनकॉन्ग्रुएंट। पहले कॉन्ग्रुएंट देख लो। कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन से होते हैं, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है ना, अगर पढ़ी है तो कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको पता होगा। वो एंगल जो आपस में एग्री करते हैं, कंपैटिबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अब इसी कॉन्ग्रुएंट के आगे इन लगा रहे हैं, इसका आपने बना रहे हैं ऑपोजिट, है ना, इनकॉन्ग्रुएंट। और उसका मतलब क्या है, जो डिसएग्रीइंग हो, एग्री का उल्टा डिसएग्री करने वाला, जो कि इनकम्पैटिबल हो और जो कि इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का उल्टा इनकॉन्ग्रुएंट, और ये सारे के सारे उसके एंटोनिम बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेज मतलब शपथ खाना। अब आ जाओ, अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मैंने 3-4 दिन पहले करवाया था शायद, पर आज थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर रहा हूं उसको मैं। आपके पास ये 5 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है ना। हर सेंटेंस के अंदर मैंने 3 चॉइस दी आपको, दे, देम और दोज। दे, देम, दोज में से एक चॉइस को आपको चूज करना। लास्ट वाले में शी और हर 2 चॉइसेस हैं आपके पास। पहले आप चूज कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो क्या लगाओगे कहां पे, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर दिए, ग्रीन में सब्जेक्ट, रेड के अंदर वर्ब, है ना, पूरे के पूरे, इस पूरे के अपने जो है हर सेंटेंस के। अब आ जाओ, एवरीवन इंक्लूडिंग दे, देम, दोज, वाज और वर इनवाइटेड टू द पार्टी। सबसे पहली चीज, एवरीवन की वर्ब है वाज या वर, आपको चूज करना है। एवरीवन की वर्ब बनेगी वाज, है ना, वर तो बन नहीं सकती। एवरीवन ये सबके सब लेते हैं एनीवन, वाज नाम की वर्ब को, सिंगुलर वर्ब को। दूसरी चीज, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, दे बनेगा, देम बनेगा, दोज बनेगा। अब ध्यान रखें, देखो दे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, दे इज ऑलवेज ऑलवेज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। दे एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो इसको मैं अलग कर देता हूं। अच्छा, दोज क्या है, दोज से पहले देम ले लो। देम एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा तभी आएगा। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा बचा दोज, जो कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। अब देखो कैसे ये हमें पता लगेगा। एवरीवन इंक्लूडिंग दे, देम, दोज वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। अब मुझे बताओ, इंक्लूडिंग वर्ब का, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या दे बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि दे तो सब्जेक्टिव केस में आता है, तो दे का तो यहां सवाल है ही नहीं। अब क्या बचा, या तो देम बचा या दोज बचा। यहां पे देम भी आ सकता है और यहां पे दोज भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोज तब आएगा जब इस देम या दोज के बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज पड़ा हो, समझ गए ना। एवरीवन इंक्लूडिंग देम या दोज, अब वो वाले कौन लोग हैं, हु वर नॉट इन्वाइटेड अर्लियर, ऐसा कुछ बीच में पड़ा हो तब तो दोज लगाना है। अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव क्लोज इसके बाद में नहीं है, एवरीवन की वर्ब आ रही है सीधे सीधे, तो इस दोज को निकाल दो, ऐसे बनेगा। एवरीवन इंक्लूडिंग देम वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है ना। अगला देखो, एवरीवन along with they, them, those new to the campus was or were invited to the party। एवरीवन की वर्ब कौन है, एवरीवन की वर्ब है was, ठीक है ना। इस वर्ब को मैं निकाल देता हूं। अब दूसरी चीज देखो, along with, ये भी एक प्रपोजिशन है, इसको भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, दे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसको निकाल दो, बचा कौन, देम और दोज। अब देखो देम और दोज के बाद में एक एडजेक्टिव जो ना जो फ्रेज पड़ा है, वो वाले लोग, हर आदमी को इनवाइट किया गया, साथ ही साथ उनको भी अलोंग विद, कौन लोग, जो कि कैंपस में नए थे। देखो यहां पे नहीं बताया गया था वो लोग कौन है ना, हर एक को इनवाइट किया गया, साथ ही साथ उनके, पर यहां पे बताया जा रहा है ये वो लोग हैं जो कैंपस में नए थे। मतलब एक एडजेक्टिव लगा हुआ साइड में, एडजेक्टिव फ्रेज है अपने पास, इस केस में देम ना लगा के अपने लगाएंगे दोस्त। समझ गए मेरी बात को। अगर एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज पड़ा हो तो दोस्त को यूज करेंगे प्रेपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद। अगर नहीं पड़ा हो तो देम को यूज करेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद। तीसरा देखो, दे इनवाइटेड दे, देम, दोस्त, उन्होंने इनवाइट किया। अब देखो किसको इनवाइट किया, ऑब्जेक्ट चाहिए, दे तो आ नहीं सकता, देम आएगा, दोज आएगा, तो दोज भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे दोज के बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज है ही नहीं, दे इनवाइटेड देम। समझ गए। अगला देखो, दे, देम, दोज एब्सेंट विल बी फाइंड, वो लोग जो एब्सेंट हैं उनको फाइन किया जाएगा। सब्जेक्ट चाहिए आपको यहां पे, देम तो आ ही नहीं सकता, देम तो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनेगा या तो दोज या बनेगा दे।
अब दोज बनेगा क्योंकि एब्सेंट नाम का एडजेक्टिव रखा हुआ है, वो लोग जो एब्सेंट है उनको फाइन किया जाएगा, समझ गए ना। तो दे यहां पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके बाद में एक एडजेक्टिव रखा है, दोज एब्सेंट विल बी फाइंड। तो दोज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आएगा, पर इसके बाद में एक क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज होना चाहिए। लास्ट देख लो दोनों, देयर वर दे देम दोज हु डिडंट लाइक मैनेजर लाइक द मैनेजर एंड वांटेड हिम टू लीव। वहां पे ऐसे भी थे जो मैनेजर को लाइक नहीं करते थे और चाहते थे वो छोड़ के चला जाए। अब देखो देयर वर दे देम दोज, वर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। ग्रामर सीरीज में आपने मेरे साथ सीखा है। तो यहां पे देम तो बिल्कुल नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आते ही नहीं, तो देम का तो काम था ही नहीं, यहां पे देम को मैंने निकाल दिया। अब बचा दे या दोज। देयर वर दे या देयर वर दोज दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन मैं किसको प्रिफर करूंगा, दोज को। देयर वर दोज हु डिडंट लाइक द मैनेजर एंड वांटेड हिम टू लीव। समझ गए मेरी बात को। लास्ट देखो, इट वॉज शी या हर हु हेल्प्ड अस, ये वही थी जिसने हमारी हेल्प की। वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं। हर एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, यहां पे मैं लिखूंगा इट वॉज शी। इट वॉज शी हु हेल्प्ड अस। ये क्वेश्चन सब लोग गलत करके आते हैं, इट वॉज हर लगा के आते हैं, हर नहीं आएगा भाई। इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, जब जब बी फैमिली की वर्ब अकेली आ जाए उसको लिंक वर्ब बोलते हैं। उसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी चीज नहीं आती, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इट वॉज शी हु हेल्प्ड अस। चलो आज के ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट में इसको हमने अच्छे से यूज किया है, देखना वहां आएगा। अनफॉर्चुनेटली मोर रिजॉल्व कैन नॉट रेज इंडिया स्टैचर। अनफॉर्चुनेट बात यह है, और ज्यादा संकल्प और ज्यादा रिजॉल्व नहीं रेज कर सकता, नहीं उठा सकता इंडिया के स्टैचर को। तो आप खाली खाली वादे कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, प्लेज ले रहे हो, कसम खा रहे हो, खाली यही चीज जो है ना इंडिया के स्टैचर को, इंडिया के स्टेटस को, इंडिया के कद को, इंपॉर्टेंस को दुनिया में नहीं बढ़ाएगी। अब कुछ काम भी करना पड़ेगा, है ना। सेंसर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड अदर प्राइवेट स्टेशंस अक्रॉस द नॉर्थ करंटली शो PM2.5 और फाइन पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स इन द वेरी अनहेल्दी और इवन हजार्डस बैंड्स। कह रहे जो सेंसर्स हैं, जो सेंस करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, किसके, एक तो सेंट्रल और दूसरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, है ना। ये हमारे सेंटर और स्टेट में ऐसा बोर्ड होता है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। कह रहे इनके जो सेंसर्स है ना, और इनके और दूसरे प्राइवेट स्टेशंस के, है ना, कई प्राइवेट कंपनियों के। कह रहे कहाँ पे, पूरे नॉर्थ कंट्री जो है, नॉर्थ के अंदर, पूरे उत्तरी भारत के अंदर। कह रहे ये सेंसर हाल में दिखा रहे हैं इस रीडिंग को, PM2.5 को। अब इस रीडिंग का मतलब क्या है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर लेवल, है ना। तो कितना हवा में पार्टिकुलेट मैटर है ये रीडिंग बताती है। और ये कहाँ दिखा रहे हैं, बहुत ही अनहेल्दी और यहां तक कि बहुत ही रिस्की बैंड के अंदर। तो ये हजार्डस है, बहुत डेंजरस है, रिस्की है, पेरिलस है, डाइसी है, ऐसा हमें बता रहे हैं ये 2.5 की रीडिंग हमारे पूरे उत्तरी भारत के अंदर। सिंपल सेंटेंस है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। चलो आ जाओ, हजार्डस वर्ड को नोट कर लेना। हजार्डस मतलब वेरी डेंजरस। कर देयर इज माउंटिंग कंसर्न अबाउट द हेल्थ इंपैक्ट्स बट द सेंटर हैज सो फार अटेम्प्टेड टू ब्रेजन इट आउट बाय denying any confirmed link between bad air quality and a shorter life span। कह रहे एक बहुत ही बढ़ती हुई कंसर्न है। माउंटिंग मतलब माउंटेन जैसा बड़ा होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ, जिसकी ढेरी पे ढेरी लगती जा रही है। तो कह रहे एक ढेरी से ढेरी लगता हुआ बहुत ही ग्रो होता हुआ कंसर्न है हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में। लेकिन सेंटर ने अभी तक अटेम्प्ट किया है कि वो पूरी बेशर्मी से ब्रेजन इट आउट करे। ब्रेजन इट आउट करना मतलब किसी काम को करते रहना बेशर्मी के साथ। लेकिन सेंटर कोशिश कर रहा है कि मैं बेशर्मी बनाए रखूं, डिनाई करके किसी भी कंफर्म लिंक को खराब एयर में और कम घटती हुई हमारी शॉर्टर लाइफ स्पैन के अंदर। समझ गए ना। दुनिया भर में कहा जा रहा है कि खराब एयर क्वालिटी से हमारे यहाँ पे हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कोई भी लिंक आज तक इसको नहीं मिला कि खराब क्वालिटी से किसी की लाइफ कम हुई हो। ये बड़ा बेशर्मी से इस चीज को आज भी कहती है। अब आ जाओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें। माउंट होती हुई, माउंट मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई, ग्रोइंग होती है, एडजेक्टिव है। ब्रेजन इट आउट, इसका मतलब क्या होता है देखना। देखो ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी, है ना। ब्रेजन समथिंग आउट का मतलब, फ्रेज का मतलब होता है किसी काम को करते रहना बिना शर्म के, शेमलेसली। आपको पता है गलत है, पर आपने आंखें बंद कर ली और बोलो मैं तो करूंगा। तो सेंटर यही कर रहा है, बेशर्मी के साथ कह रहा है कि कोई लिंक नहीं होता हवा में, गंदी हवा में और घटती हुई लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं।
Current Environment Minister Prakash Javadekar last year said no Indian study on such a correlation was available. हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं जो जावड़ेकर साहब, इन्होंने पिछले साल कहा भी था कि कोई भी ऐसी स्टडी नहीं मिली है ऐसे एक कोरिलेशन पे, ऐसे एक म्यूचुअल रिलेशन पे, आपसी रिश्ते पे जो अवेलेबल हो हिंदुस्तान के अंदर। तो इन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऐसी कोई भी स्टडी आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं जो इस चीज को प्रूव कर दे। को रिलेशन आप समझते हैं, को मतलब साथ में, रिलेशन मतलब रिश्ता, दो लोगों का आपसी रिश्ता, म्यूचुअल रिलेशन को बोला जाता है को रिलेशन। दैट व्यू हैज बीन चैलेंज्ड एंड WHO एक्सप्रेस्ड वरी अबाउट द सिचुएशन। कह रहे ये जो व्यू है ना इसको चैलेंज कर दिया जा चुका है, जो इनका जावड़ेकर साहब का कहना था उसको चुनौती दी जा चुकी है और WHO ने एक्सप्रेस कर दिया है अपनी चिंता को, कंसर्न को अबाउट द सिचुएशन, इंडिया में खराब होती हुई सिचुएशन के ऊपर। अब देखो कैसे किया। देयर इज द एडेड डायमेंशन ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन टुडे विद द हार्वर्ड T.H. Chan School of Public Health contending that a 1 microgram rise in PM 2.5 is associated with 8% increase in the death rate due to novel coronavirus based on long-term exposure data in the US. कह रहे साथ ही साथ एडेड डायमेंशन भी है, वहां है एक नया पहलू। एडेड मतलब नया, जुड़ा हुआ, डायमेंशन मतलब पहलू। कह रहे इसी के साथ में एक नया पहलू भी है, और वो कौन सा है? COVID-19 के इन्फेक्शन का आज। अच्छा कैसे है पहलू? इस हार्वर्ड T.H. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के कंटेंट करने के साथ ही, इस स्कूल के, इस कॉलेज के इस बात पे जोर देने के साथ ही कि 1 माइक्रोग्राम जो राइज आता है ना PM 2.5 में, वो जुड़ा हुआ है 8% इंक्रीज से डेथ की रेट में, जो कि होती है नोवेल कोरोना वायरस के कारण। और ये इसको पता कहां से लगा? ये आधारित है लंबे टर्म के डेटा पे, अमेरिका के अंदर जो है एक्सपोजर का, कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोग खराब क्वालिटी से मरे एयर की, कितने लोग सही क्वालिटी से मरे। तो मतलब लंबे टर्म के इस एक्सपोजर डेटा से इसने इस बात को बताया। समझ गए सेंटेंस को? डायमेंशन आपका सब्जेक्ट, इज आपकी वर्ब, 1 माइक्रोग्राम राइज आपका सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब। डायमेंशन होता है पहलू, इसको फेसेट या एस्पेक्ट भी बोलते हैं। किसी चीज का नया पहलू होता है ना, उसको डायमेंशन, एस्पेक्ट या फेसेट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज सीकिंग टू एड्रेस इट्स क्रोनिक एयर क्वालिटी क्राइसिस पार्टली बाय रेजिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड फ्यूल्स। कह रहे इंडिया कोशिश कर रहा है, सीख कर रहा है संबोधित करने का, सोल्यूशन लाने का इसकी लंबे समय से एयर क्वालिटी के क्राइसिस को, जो लंबे समय से हवा की क्वालिटी का जो तूफान क्राइसिस, जो विपत्ति इंडिया में चल रही है, इंडिया सीख कर रहा है उसको एड्रेस करने का। और कैसे? एक हिस्से के तौर पे पार्टली रेज करके, उठा करके एमिशन के स्टैंडर्ड्स को और फ्यूल्स को। तो इंडिया में ऐसा नहीं कहा जा रहा है आपको कि कारें कम चलाओ, ऐसा कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा माइल वाला पेट्रोल लो जिसमें से धुआं कम निकलता है। तो इंडिया ऐसे सीख कर रहा है अपने एड्रेस करने की इस प्रॉब्लम को कि हमेशा अपने एमिशन के स्टैंडर्ड्स को और फ्यूल के स्टैंडर्ड्स को रेज करता है, एक दर्जा ऊपर लेकर के आता है। आगे बढ़े। यहां आपसे एक सवाल है, रेजिंग एमिशन स्टैंडर्ड की जगह राइजिंग एमिशन स्टैंडर्ड क्यों नहीं आया? सवाल इसका बहुत सिंपल सा है। रेज किया गया एमिशन स्टैंडर्ड्स को, अगर इस वर्ब ने एक ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो यहां पर राइज नाम की वर्ब आ ही नहीं सकती। राइज वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है उठ खड़ा होना। रेज वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के कभी आती नहीं है, इसका मतलब होता है किसी चीज को खड़ा करना। तो एमिशन को खड़ा किया गया, स्टैंडर्ड्स को ऊंचा लाया गया, इसलिए रेज ना कि राइज। क्रॉनिक होता है जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म हो, एंड्यूरिंग हो, परसिस्टिंग हो। क्रॉनिक के एंटोनिम बहुत अच्छे होते हैं, एक तो ट्रांसिएंट, एक एफेमरल। दोनों का मतलब होता है जो थोड़े से वक्त के लिए हो, बस हो और खत्म हो जाए ना, 5 सेकंड 10 सेकंड। ये एफेमरल वर्ड आगे भी आएगा, ध्यान देना, क्रोनिक का बिल्कुल एंटोनिम है। चलो आगे बढ़े। द कंट्री एडॉप्टेड द BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड अर्लियर दिस ईयर, पोटेंशियली लोअरिंग vehicular pollution, although the national air quality standard for annual average PM 2.5 is 40 mcg per cubic meter, which is 4 times the WHO limit। करेक्ट कंट्री ने, इस खास देश ने, हिंदुस्तान ने अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया इस फ्यूल स्टैंडर्ड को इस साल की शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर। करेक्ट, खास पोटेंशियली लोअर करते हुए, बहुत ही पक्के तौर पे कम करते हुए व्हीकल के पोल्यूशन को। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड को लिया, हमारे व्हीकल्स का पोल्यूशन इंडिया में कम होता जा रहा है। कह रहा है हालांकि जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है एनुअल, पूरे साल का, वो एवरेज PM 2.5 का कितना है? 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
ये करने के बावजूद भी हमारी ये PM2.5 नाम के इंडिकेटर की रीडिंग आती है 40 mcg। अब देखो ये रीडिंग क्या है, ये है 4 गुना WHO की लिमिट के। तो ये सब करवाने के बाद भी WHO जो बोलता है ना, उससे 4 गुना पोल्यूशन हमारी एयर के अंदर ऑलरेडी है। अभी आगे बताएगा उससे होता क्या है ना, ऐसे खराब पोल्यूशन से क्या होता है। कह रहा इट टुक द COVID-19 लॉकडाउन टू लेट पीपल एक्सपीरियंस क्लीन एयर वंस अगेन विद द कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस ऑफ व्हीकल्स। अब ये बता रहा है कोविड के टाइम क्या हुआ था। कह रहा है ये टुक COVID-19 लॉकडाउन, इसने लिया COVID-19 लॉकडाउन, इसको जरूरत पड़ी COVID-19 लॉकडाउन की लेट करने के लिए, लोगों को एक्सपीरियंस, लोगों को इस चीज़ का अनुभव करवाने के लिए, किसका, साफ हवा का फिर एक बार। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है। कह रहे लोगों को साफ हवा का एक्सपीरियंस होने के लिए जरूरत पड़ी हमें COVID-19 के लॉकडाउन की। अच्छा ये कैसे हुई है, ये हुआ बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एब्सेंस के कारण व्हीकल्स की। तो व्हीकल पूरी तरह से एकदम साफ तरीके से गायब हो गए थे लॉकडाउन में। इसी लॉकडाउन से ही हमें पता लगा क्लीन एयर का एक्सपीरियंस क्या होता है सारे देशवासियों को। समझ गए ना। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर हो, एविडेंट हो, विजिबल हो, नोटिसेबल हो। ये वर्ड शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस से मिलता जुलता वर्ड है कॉपियस। कॉन्स्पिक्यूअस और कॉपियस ये दोनों वर्ड आपस में कंफ्यूज कर देते हैं ना। आप एक बार सोचो इसका मतलब क्या होता है, मैं अगली लाइन जो ना करने के बाद इसका मतलब आपको बताऊंगा। कॉपियस का मतलब आप पहले सोचे फिर मैं आपको बताता हूं। चलो आ जाओ। कह रहा द अनलॉक फेज हैज रिवर्स्ड द एफेमरल एक्सपीरियंस as the burning of vehicular fuels has reverted to pre-lockdown levels with no significant transition to green mobility such as bicycle use in urban centers। कह रहा है जो अनलॉक फेज है इसने रिवर्स कर दिया है, पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया है, यू टर्न मरवा दिया इसने इस एफेमरल एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को जो शॉर्ट लिव था, जो बिल्कुल मोमेंटरी था, कुछ दिनों के लिए आया और फिर चला गया, साफ हवा वाला। कह रहे अनलॉक ने पूरा इसको यू टर्न मरवा दिया है। कह रहे क्यों, कह रहे क्योंकि जो बर्निंग है ना, जलाने का काम है व्हीकुलर फ्यूल को, उसने रिवर्ट कर दिया है, बदल दिया है पूरा किसको, प्री लॉकडाउन लेवल्स को। तो पहले वाले लेवल्स को रिवर्ट करके फिर से ले आया है ये वाला फ्यूल का लेवल है ना, व्हीकल फ्यूल। और कह रहा है कैसे लाया, बिना किसी सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन के, शिफ्ट के, बदलाव के, और किसकी तरफ, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ, है ना। ग्रीन तरीके से इधर से उधर जाना मतलब बिना पेट्रोल के अपने यातायात को आगे ले जाना, है ना। कह रहे जैसे कि क्या होगा, बाइसिकल यूज अर्बन सेंटर्स में, शहरी जो है ना इलाकों के अंदर। तो लॉकडाउन के टाइम हुआ था, पर बाद में व्हीकल फिर से चलने लगे, पहले वाले लेवल पे हम फिर से आ गए हैं, लॉकडाउन से पहले वाला, क्योंकि किसी ने भी ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ट्रांजिशन नहीं किया, कोई भी साइकिल नहीं चलाता शहरों के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। रिवर्स करना, अनलॉक मरवा, पूरा का पूरा चेंज करना डायरेक्शन को, यू टर्न मरवाना, अनलॉक फेज की वर्ब है हैज रिवर्स्ड, है ना। अच्छा एफेमरल मतलब जो मोमेंट्री हो, शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत ही कम वक्त के लिए हो, है ना। ऊपर वर्ड आया था क्रॉनिक, उसका एंटोनिम है एफेमरल। एफेमरल वर्ड तो अच्छा है ही, इसके दो सिनोनिम्स है, ट्रांसिएंट एंड इवेनिसेंट। इवेनिसेंट का मतलब होता है जो चीज़ धीरे धीरे गायब हो रही हो, मतलब थोड़ी देर के अंदर जो है ना वैनिश हो जाएगी, इवेनिसेंट होती है। ट्रांसिएंट भी वही होता है जो कि बड़ा जल्दी ही गुजर जाए। ये दोनों सिनोनिम अच्छे से याद रखना, कोई ऐसी चीज़ के जो शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा वक्त नहीं चलती। अच्छा आ जाओ, मैं ऊपर वाला वर्ड आपको बता देता हूँ, कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ। कॉपियस अमाउंट ऑफ फूड अगर आप खा लेंगे ना तो आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, समझ गए ना। शी हैज़ कॉपियस अमाउंट ऑफ मनी, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है, शी हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी। तो कॉपियस और कॉन्स्पिक्यूअस दो अलग अलग वर्ड्स हैं, आपस में कंफ्यूज करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ एक साथ सीखना है इनको, एक ही जगह, एक ही जो ना नोटबुक के एक कोने पे इनको लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन होता है बदलाव, है ना, शिफ्ट बोलते हैं, ट्रांजिशन बदलाव या अपहेवल। करेक्ट कंटिन्यूड बर्निंग ऑफ क्रॉप स्टबल इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी shows that the central sector scheme providing remedies in form of farm mechanization and management alternatives needs fresh impetus। कह रहा लगातार जो पाली चलाने का काम हो रहा है, क्रॉप स्टबल को बर्न करने का काम हो रहा है। ये क्या होता है, अगर आप किसान हैं तो आप जानते होंगे, पूरी फसल काट लेने के बाद नीचे जो बचा हुआ रह जाता है ना, उसको उखाड़ने की बजाय आप जला देते हो, उससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। बस ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यही होता है, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। कह रहा लगातार जो क्रॉप स्टबल को बर्न करने का काम हो रहा है इन तीनों स्टेट्स के अंदर, ये बर्निंग हमें दिखाती है
अच्छा क्या दिखाती है कि सेंटर सेक्टर की जो स्कीम है, अच्छा कौन सी स्कीम, जो प्रोवाइड करती है रेमेडीज को, जो ला करके देती है इलाज को। अच्छा किस किस फॉर्म में, के रूप में, फॉर्म में फार्म मैकेनाइजेशन के, है ना, फार्म के अंदर, खेती के अंदर नए सिस्टम के, नए ऑटोमेशन के। और किस फॉर्म में, मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में, कैसे फार्म को, क्या विकल्प है आपके पास मैनेज करने के। कह रहे ये जो स्कीम है ना, इसको जरूरत है फिर से एक एम्पेडस की, फिर से एक थोड़े से पुश की। सरकार ने इतनी स्कीमें निकाली है कि आप पाली मत जलाओ, आपको हम मैकेनाइजेशन देते हैं, दूसरा सिस्टम समझाते हैं, आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव भी देते हैं, लेकिन सरकार की जो स्कीम है ना, सेंटर सेक्टर स्कीम, ये रेमेडी देने वाली स्कीम को हमें और जोर देने की जरूरत है, क्योंकि किसान पीछे नहीं हट रहे आज भी पाली जलाने से। समझ गए? ये पाली वर्ड सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्रॉप स्टबल, स्टबल बर्निंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। चलो इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। रेमेडी मतलब इलाज, मेडिसिन, क्योर, एंटीडोट, सबका मतलब होता है दवा। पेनिशिया वो दवा है जो सब दवाओं की दवा है ना, सब मर्जों की दवा है। पेनिशिया मतलब हिंदी बोलते हैं रामबाण। तो ये रेमेडीज की फुल जो है ना हाईएस्ट फॉर्म है पेनिशिया। अच्छा एम्पेडस होता है किसी को हल्का सा ड्राइव करना, पुश देना, है ना, धक्का देना। आगे कह रहा है नो मोर टाइम कैन बी लॉस्ट इन एड्रेसिंग द क्राइसिस ऑफ फाउल एयर एज द कंपनी प्रिपेयर्स टू हेसन विद डेवलपमेंट इन ए पोस्ट कोविड-19 एरा। कह रहा बिल्कुल भी वक्त नहीं खोया जा सकता एड्रेस करने में, संबोधित करने में उस क्राइसिस, उस तूफान को जो है गंदी हवा का। अब गंदी हवा को एड्रेस करने में बिल्कुल भी वक्त हमें नहीं खोना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है ना। करेक्ट, क्योंकि कंट्री प्रिपेयर कर रही है कि वो हेसन विद करे, वो फटाफट करवाए, क्विकली लेकर के आए डेवलपमेंट को पोस्ट कोविड-19 एरा के अंदर, कोविड-19 के बाद आने वाले समय में, युग के अंदर। तो कह रहा बिल्कुल भी इसको हमें टाइम को वेस्ट किए बिना आज ही इन फॉल एयर्स को दूर करने वाले मेजर्स को लाना है, ताकि कंट्री कोविड के बाद अच्छे से डेवलप करे, आगे ग्रो करे। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, आज का एडिटोरियल भी सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना, पर वोकैबुलरी अच्छी थी। फॉल का मतलब होता है गंदा हो, डर्टी हो, करप्ट हो। हॉरिड और पुटरिड दो अच्छे सिनोनिम है इसके, है ना। ऐसी चीज़ जो बहुत गंदी होती है, पोर्ट्रेट और हॉरिड दोनों ही वर्ड्स इनके लिए यूज होते हैं। आए अपने क्विज पे। आज के एडिटोरियल को मैं 7.5 मार्क देता हूँ डिफिकल्टी लेवल में, पर क्विज को मैं 9 मार्क्स देता हूँ। अच्छे लेवल का क्विज है, आपने कोशिश की होगी। चलो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, है ना। एरर को फाइंड आउट करना है। द मैनेजर इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव दैट द होल फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन द एयर। मैनेजर ने इन्फॉर्म किया एग्जीक्यूटिव को कि सारा फ्यूचर जो है इस प्रोजेक्ट का वो अभी भी इन द एयर था, हवा हवाई था। गलत क्या है इसमें? इन द एयर का मतलब होता है माहौल में था, माहौल में नहीं था। लव इज इन द एयर नहीं है यहाँ पे प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर होगा। समझ गए ना? अप इन द एयर का मतलब होता है हवा हवाई होना, इन द एयर का मतलब होता है मूड में होना। तो प्रोजेक्ट का कोई मूड नहीं था, प्रोजेक्ट हवा हवाई था, अभी भी प्रोजेक्ट सही से कॉन्क्रीट तरीके से बनाया नहीं गया था। तो अप नाम के वर्ड को यहाँ पे बीच में घुसाना था। करेक्ट स्पेलिंग रेपोकर्शन की आप इसमें से नहीं पकड़ पाएंगे, मुझे पता है। करेक्ट स्पेलिंग होती है ये वाली, चाहे याद कर लो, चाहे 2 बार लिख लो। रेपोकर्शन, 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 है ना। ये आर एक तो पहले आता है और डबल एस आता है इसके अंदर। अच्छा एफेमरल का कौन सा वर्ड इनमें से अनरिलेटेड है? ना तो सिनोनिम है ना एंटोनिम है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ एफेमरल वर्ड से। एफेमरल का मतलब होता है मोमेंट्री हो, क्षण भर के लिए हो, थोड़े से वक्त के लिए हो। ट्रांजिएंट भी वही होता है। एंड्यूरिंग इसका एंटोनिम है ना, बहुत लंबे वक्त के लिए हो। इवानिसेंट भी वही होता है जो थोड़े वक्त के लिए हो। कन्वालिसेंट का मतलब होता है जो अपनी हेल्थ को गेन कर रहा हो, समबडी हु इज गेनिंग हेल्थ, जो हील कर रहा हो, भला चंगा हो रहा हो आराम करके, उसको कहते हैं कन्वालिसेंट। इसका एफेमरल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। समझ गए ना? कन्वालिसेंट, इवेनिसेंट एक जैसे वर्ड दिखने में लगते हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं रूट वर्ड की सीरीज में कराऊंगा, SCENT लास्ट में लगता है, उसका क्या मतलब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ डैश नंबर ऑफ पीपल आर बिगिनिंग टू अवॉइड शुगर एंड स्टीयर क्लियर डैश कुकीज एंड चॉकलेट्स। एक बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ पीपल है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं शुगर को अवॉइड करना, है ना, और वो बिल्कुल दूर रहते हैं बिस्किट से और चॉकलेट से। अब मुझे बताओ बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ पीपल है, तो कॉन्स्पिक्यूअस होगा या कॉपियस होगा? कॉन्स्पिक्यूअस होता है बहुत ही क्लियर नंबर ऑफ पीपल नहीं है यहाँ पे, हमें चाहिए बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल। तो कॉपियस यहाँ पे आपका करेक्ट फ्रेज है। समझ गए ना? तो पहले में तो कॉपियस आएगा, बी और डी में से आपका एक आंसर है। दूसरा देखो, स्टीयर क्लियर ऑफ, इस ऑफ में ओ डबल एफ नहीं, ओ एफ आता है, सिंगल एफ आता है,
दूर रहना किसी चीज से, टू स्टे अवे फ्रॉम, तो यहां पे डी आपका आंसर है। समझ गए ना? तो ओ डबल एफ वाला गलत है और ये कॉपियस में कॉन्स्पिकस गलत है, कॉपियस आपका आंसर होना चाहिए। अब देखो लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला लास्ट ही है। अ पॉलिटिकल पार्टी फील्डिंग डैश विद डैश नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम शुड डैश एन अलार्म अमंग द वोटर्स। एक पॉलिटिकल पार्टी, ये आपका सब्जेक्ट है ना, अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी आपका हो गया सब्जेक्ट। ये फील्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो पार्टी जो फील्ड कर रही है, जो कि लड़वा रही है। किसको लड़वा रही है? इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बनेगा या तो दोज या बनेगा देम, लेकिन बाद में इसके विद डैश नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, तो एक एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है, वो लोगों को फील्ड करने वाली जिनके खिलाफ बहुत बड़े नंबर ऑफ केसेस पड़े हैं। मतलब देम का काम नहीं है यहाँ पे काम है दोस्त का। तो दोस्त बी में आ रहा है, दोस्त डी में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दोस्त को फिट करूंगा। ठीक है ना? बी और डी में से एक मेरा आंसर है। आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे आना चाहिए, बी में भी माउंटिंग है और डी में भी माउंटिंग है, तो माउंटिंग बिल्कुल सही है। माउंटिंग का मतलब है बढ़ते हुए। अगर मैं माउंटेड लगा दूं तो गलत हो जाएगा, जो कि ए में, वैसे ए वैसे ही गलत है ना, पर माउंटेड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ केस बढ़ रहे हैं, माउंट हो रहे हैं, है ना, माउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। शुड डैश एन अलार्म अमंग द वोटर्स। अब ये शुड और प्लस में एक वर्ब आएगी जो कि पॉलिटिकल पार्टी नाम के सब्जेक्ट की वर्ब बनेगी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके कैंडिडेट के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केस हों, इस पॉलिटिकल पार्टी को देखते ही वोटर के बीच में अलार्म हो जाना चाहिए, है ना। वोटर सारे के सारे सचेत हो जाने चाहिए। अब ये बता दो, शुड के बाद में रेज आएगा, राइज आएगा। देखो अलार्म नाम का ऑब्जेक्ट आया, राइज तो आ नहीं सकता, यहां पे आना चाहिए रेज, शुड रेज। लेकिन ऑप्शन क्या दिया हमने? बी रेज। बी रेज गलत हो जाएगा, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहां पे बी बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। शुड रेज आपका आंसर होगा, यहां पे नन ऑफ द अबव आपका आंसर है। समझ गए ना? एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था। यहां पे तो आएगा दोस्त, उठा के रख देता हूं, यहां पे आएगा माउंटिंग, उठा के रख देता हूं, और लास्ट में आएगा रेज, ना कि राइज, ना राइज ना बी रेज, है ना। तो दोनों ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का था, पर बनाने से मजा आता मुझे भी। कुछ लोग इसको सोल्व भी कर पाते होंगे, उनको भी मजा आता होगा। धीरे धीरे फोकस दो, ये चीजें बहुत आसान है। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, जरूर से एक शेयर देना वीडियो को। तब तक के लिए साइनिंग आउट।